हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी हमारे साथ इस मैदान में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग और सभी नौजवान समाजवादी साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आज 72वें गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी समाजवादी साथियों का धन्यवाद देता हूं कि बहुत कम समय में आपको जानकारी मिली और इतने कम समय में आप सब लोग यहां पर आए हैं। मैं एक एक समाजवादी साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ ये हमारे सभी किसान भाई और यूं कहें कि जितने भी समाजवादी साथी हैं ये सब किसान हैं और जितने किसान हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये सब समाजवादी साथी हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसके पास खेत ना हो। तो तुम सपेरों के संग जुड़ जाओ क्योंकि सपेरों पे भी खेत नहीं है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो खेती से न जुड़ा हो, गांव का ना हो। हम सब किसान हैं और जब हम सब इकट्ठे हुए यहाँ पर और ट्रैक्टरों से आज इकट्ठे हुए हैं, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और गणतंत्र दिवस के साथ साथ हम जो झांकियां दिखा रहे हैं, हमारे प्रदेश, हमारे जनता को गर्व है उन चीजों पर। जो गणतंत्र दिवस के दिन परेड के साथ साथ जो झांकियां निकलती हैं, हम सबको गर्व है उन चीजों पर। हमें गर्व है अपनी फौज पर, हमें गर्व है अपने तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस पर और साथ ही साथ जो झांकियां हमारा आपका जो भारत है उसको दिखाते हैं, जिसमें कहा जाता है कि अनेकता में एकता और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही हमारी पहचान है। हमारा भारत, हमारा देश, जहां अलग अलग जाति धर्म के लोग रह रहे हैं, न जाने कितनी जातियों के लोग रह रहे हैं, हम सब एक साथ, कितनी भाषाओं के लोग हम एक साथ रह रहे हैं। हमारा पहनावा अलग है, खाना पीना और तमाम तरीके अलग हैं। एक ही त्योहार अलग अलग तरीके से मनाते हैं और यही हमारे देश की पहचान है। इसीलिए न जाने कितने लोग शहीद हुए, फांसी लग गई, उनको सब कुछ निछावर करना पड़ा, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद जो हमें देश मिला है वो संविधान से चलाने के लिए देश बना है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी ने जो बातें कही, जिन साथियों ने राज्यसभा में भाषण सुना होगा और आज भी वो कहीं ना कहीं है, जो उस समय कहा गया था सरकार ने किसी की नहीं मानी और जिस तरीके से बिल पास किया गया था पूरा देश और दुनिया ने देखा। बहुमत नहीं था उनका सदन में, लेकिन बहुमत की परवाह नहीं की सरकार ने और बिल को पास करा दिए। उस समय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव ने जो कहा था कि ये जो बिल पास हो रही है बिल नहीं है, ये किसानों का डेथ वारंट पास हो रहा है। बताओ हमारे आपके हाथ में क्या बचेगा? अगर चीजें बिक जाएं, सब चली जाएं, तो हमारे आपके पास क्या रहेगा? ये चली जाए सब, अगर सब चीजें चली जाएंगी तो क्या बचेगा हमारे और आपके पास? वो कुछ लोगों के हाथ में सब चीजें दे रहे हैं कि जिससे वो कंट्रोल कर सकें, अपना अधिकार बना सकें। कुछ लोगों को सब कुछ दे रहे हैं, कुछ चीजें तो दे ही रहे हैं। बताओ आपकी सड़क भी दे देते, तैयारी है उसकी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, उसकी भी तैयारी है। जो आपके संसाधन से बना, जनता के पैसे से बना, वो सब छीना जा रहा है। और फिर वही किसान, जो किसान है, जो गांव है, जो किसान है हमारे, वही असली हिंदुस्तान है।
और उनके साथ क्या व्यवहार कर रही सरकार। अगर हम आप सब आंदोलन करने निकले, अपने हक की मांग करें, तो कहते हैं ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं, ये राजनीति करने वाले लोग हैं। अगर हम और आप अपने अधिकारों को मांगने निकलें, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये पॉलिटिकल लोग हैं, इन्हें सत्ता की लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमारे किसान जो बैठे थे, हम बधाई देना चाहते हैं पंजाब के, हरियाणा के, दक्षिण भारत के और पूरे देश के जो किसान आकर के आंदोलन कर रहे हैं, हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा आंदोलन छेड़ा, न केवल वहां के किसान जागे हैं बल्कि पूरे देश के किसान जागे और वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और क्या क्या नहीं कहा गया उनको क्या नहीं कहा गया, कहा आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। लेकिन हम बधाई देते हैं पंजाब के किसानों को कि उन्होंने एक नहीं चलने दी और वो डटे रहे, आज भी आंदोलन कर रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग उनका पूरा का पूरा समर्थन करते हैं, किसान की हर बात का समर्थन करते हैं। और समर्थन क्यों ना करें, हम यहाँ जितने लोग हैं, हमारे बुजुर्ग भी दूर भी बैठे हमें दिखाई दे रहे हैं, वो बीच में भी हैं। यहाँ जितने लोग हैं सबने धान पैदा किया होगा। धान था कि नहीं था अभी? और धान कितने में खरीद लिया बताओ आपका? सरकार क्या कह रही है? सरकार कहती है हम 1800 से ज्यादा रुपए दे रहे हैं। 1800 रुपए बता रहे क्या किसान को मिले है कीमत? 1800 रुपए का धान मिलेगा, कीमत दी होगी उन्होंने। बताओ हमारे नौजवान साथी किसान भाइयों, किसी को 1800 रुपए मिला हो तो बताओ। 1868 जो सरकारी घोषित है वो 1868 रुपया है, लेकिन हमारे एक किसान, एक नौजवान को भी नहीं मिला। 900 में, 1100 में, 1000 में बिक के चला गया। बताओ कितने में बिक गया आपका? और जिस चीज की भी एमएसपी तय की है सरकार ने, कहीं उपलब्ध नहीं है, कहीं उपलब्ध नहीं है। अगर कहीं मिलता हो तो बताओ हमें। वैसे तो इस वैश्विक महामारी ने, ये जो वैश्विक महामारी आई, जिससे न जाने कितने लोगों की जान चली गई, दुनिया की मैं लोगों की जान गई है, कुल मिलाकर के 20 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और अभी भी कई देश हैं जिसमें बीमारी बहुत बड़े रूप में है, उनके बड़े बड़े अस्पताल भी काम नहीं आ पा रहे हैं। और जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, उसमें भी अभी 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो ये कहना गलत है कि बीमारी नहीं है, बीमारी है, लेकिन हम और आप लोग मजबूत रहे, इसलिए बीमारी हम लोगों को, आपको नहीं छू पाई, हमें और आपको नहीं छू पाई। तो थोड़े बहुत लोग हुए बीमार, लेकिन हमारे लोगों ने मुकाबला भी किया, ऐसा नहीं है। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि वैश्विक महामारी आई तो हमारे और आपके नाक और मुंह बंद हो गया, हम लोगों को नाक और मुंह बंद कर करके रहना पड़ा। लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कौन सी बीमारी आई, उनकी आंख और कान बंद हैं, उनको किसानों की तकलीफ और परेशानी दिखाई नहीं दे रही। अगर हम लोगों ने कहना माना अपनी बीमारी से बचने के लिए, तो बताओ भारतीय जनता पार्टी को कौन सी बीमारी है? भारतीय जनता पार्टी के जो सुनाई नहीं रहा, ना दिखाई दे रहा है। और हम किसान जो थे जिन्होंने आंदोलन किया, एक बार उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी हैं, ये किसान खालिस्तानी हैं। उस समय समाजवादी पार्टी ने कहा अगर ये खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इनके पैदा किए हुए अनाज को क्यों खा रहे हैं, इनको खाना छोड़ देना चाहिए। अगर किसान आतंकवादी है तो उसकी
पैदा की हुई चीज क्यों खा रहे हैं? तो ये बड़े सवाल हैं। ये बड़े सवाल इतने हैं कि क्योंकि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हमारी ठहर जाएगी और कुछ लोगों के हाथ में चली जाएगी। अगर चीजें कुछ लोगों के हाथ में चली जाएंगी तो जो संविधान हमें अधिकार देता है वो अधिकार कैसे हमें मिलेंगे? चाहे वो हमारा समाजवादी आंदोलन हो, चाहे संविधान ने कहा कि हमारा समाज सेकुलर समाज है, और डेमोक्रेसी कहां बची बताओ आप? ये तो आप ज्यादा आ गए, संख्या ज्यादा है इसलिए पुलिस लाठी नहीं उठा पा रही है, और अगर एक दो होते तो बताओ कितनी लाठी पड़ रही होती आपको। और ये सवाल ये है कि हम लोग कानून को मानते हैं। ये कानून को हम लोग इसलिए मानते हैं कि हमें संविधान पर भरोसा है, हम लोग संविधान के तहत चलना चाहते हैं। लेकिन ये सरकार नहीं परवाह कर रही है। जब पहली बार समाजवादी लोग किसान यात्रा निकालना चाहते थे, कोई समाजवादी नेता नहीं बचा होगा जिसके घर पर पुलिस नहीं पहुंच गई हो। पुलिस पहुंच गई, घरों में सोने नहीं दिया, और रात में पहुंचती। पुलिस का काम ही रात में है। अगर पुलिस रात भर जगती है तो चोरी कैसे होती है? सवाल सबसे बड़ा है। रात में पहुंच गई रुजा भी। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि कोई समाजवादी कार्यकर्ता नेता नहीं बचा होगा जिसको पुलिस ने अपमानित न किया हो। और आज भी जब हम और आप लोग यहाँ पर किसान के समर्थन में आए हैं ट्रैक्टर लेकर के, क्योंकि ट्रैक्टर प्रतीक है किसान का, और ट्रैक्टर जब से आया तब से हमारी खेती और आगे बढ़ गई। किसान ने अपनी मेहनत से की। तो किसान के समर्थन में अगर ये जेल भेज रहे हैं, हमारी पार्टी के बहुत सारे संगठन के लोग आज भी उत्तर प्रदेश में पकड़े गए, रात में बैठा लिए गए। जो ट्रैक्टर लेकर के निकले उन्हें भी उन पे भी धारा लगा दी। और इस आंदोलन को रोकने के लिए जो सरकार कर सकती थी वो कर रही है। लेकिन हमें खुशी है अपने समाजवादी साथियों पर। हाँ, समाजवादी साथियों को बधाई देते हैं कि कम समय में उन्हें जानकारी मिली, और जैसे ही जानकारी मिली उन्होंने न जाने कहां से डीजल का इंतजाम किया और ट्रैक्टर लेकर के यहां आ गए। हम एक एक को बधाई देना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अबे तो बचे हो तुम, अभी नजर नहीं पड़ी बाबा जी की तुम पे। इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि लड़ाई बहुत बड़ी है। हम और आप लोग वोट में ज्यादा, हम और आप लोग आबादी में ज्यादा, लेकिन हर बार हमें चुनाव हरा देते हैं। इसलिए साथियों, आज जब हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम लोग आज, जब भारत के संविधान को हम मजबूत करना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं, तो हमें इसके साथ साथ ये भी संकल्प लेना है कि हमें लोकतंत्र बचाना है, अपना देश बचाना है, और अपने किसान और नौजवानों को भी बचाना है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का रास्ता देख लोगे आप, उनका नफरत का रास्ता है, उनका झूठ का रास्ता है, उनका नफरत का रास्ता है। वो कोई भी नफरत फैला सकते हैं। अगर धर्म में नफरत फैला के धर्म में काम चल जाए तो धर्म की नफरत फैलाते हैं, और अगर जातियों में नफरत कर सकें, फैला सकें, तो वो भी रास्ता अपनाते हैं कि जातियों में नफरत फैला दी। हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं, अभी भी उनको वो अधिकार नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। जो अधिकार हमें संविधान देता वो हमें नहीं मिल पाया है। ये भी अखबारों में हम लोगों ने सुना कि जाने कहां से वो डेटा सेंटर बनवा रहे हैं ग्रेटर नोएडा में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही कि हम डेटा सेंटर बनवाएंगे कि जिसमें सब जानकारी होंगी, आंकड़े होंगे, और आंकड़े रख करके तय करेंगे। वो डेटा सेंटर बनाना चाहते हैं। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार आएगी तो जातियों की जनगणना कर करके इसी एक्सप्रेसवे पे कहीं ना कहीं डेटा सेंटर बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। क्योंकि जब तक आबादी न गिनी जाए कौन कितना है, उसको कैसे हम अधिकार देंगे?
कैसे हम उसको जोड़ पाएंगे? हम संसाधन उन तक कैसे पहुंचाएंगे? इसलिए हमारी जिम्मेदारी है सबकी। जहां तक सवाल आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी बहुत सी चीज़ों में हम पीछे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो हर चीज़ में पीछे हैं हम लोग। भूखी के आंकड़ों में हम पीछे हैं, तमाम हमारी शिक्षा के क्षेत्र में हम पीछे हैं, नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में हम लोग हैं ही नहीं कहीं। और अगर भाषण सुन लो मुख्यमंत्री जी का तो वो कहते हैं हमने तो नौकरी दे दी बहुतों को, वो कहते हैं हमने नौकरी दे दी बहुतों की। अभी कुछ दिन पहले मैं उनका भाषण सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में आबादी 24 करोड़ के लगभग है और हमने कई करोड़, शायद 14 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी, रोजगार दे दिए उनको। अभी आप लोग, क्योंकि कोई बात झूठ नहीं हो सकती आज के जमाने में, ये जो मोबाइल वाले नौजवान ये ढूंढ लेंगे कब भाषण दिया था। आप सुनना प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का 21 तारीख का भाषण उनका सुनिएगा, स्थापना दिवस के दिन। कहते आबादी इतनी है हमारी और हम इतने लोगों को नौकरी दे चुके हैं, 14-15 करोड़ लोगों को। बताओ कहां नौकरी है 14-15 करोड़ लोगों को? और जो हमें आपको धोखा देने के लिए जो इन्वेस्टमेंट मीट की थी, निवेश के लिए जो कार्यक्रम बनाया था, निवेश के लिए जो कार्यक्रम बना था, कहा था कि हम 5 लाख करोड़ का निवेश कर रहे हैं। बताओ 5 लाख करोड़ का निवेश की बात हुई थी और 4 साल पूरे हो गए, 5वां बजट आने वाला है, कोई उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं कर पाए। जो भी काम दिखाई दे रहा है वो सब समाजवादी सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई दूसरा काम नहीं कर पाए। और डिफेंस कॉरिडोर आज ही अखबार में पढ़ा होगा कि जिनने एमओयू किया था डिफेंस कॉरिडोर को लेकर के, जो कागजी किया था, जो कागजी था उनका, कागज में केवल संख्याएं लिख ली गई थी। डिफेंस को लेकर के न जाने कितने एमओयू हुए। जो एमओयू हुए, अभी सुनने में आया कि कई कंपनी जिन्होंने एमओयू किए थे उन्होंने एमओयू वापस ले लिए और इटावा से, आसपास मैनपुरी से, और हमारे आपके जो मुख्यमंत्री हैं न जाने कितनी नफरत करते हैं। ये सैफई इटावा वालों से, मैनपुरी वालों से, फिरोजाबाद वालों से अलग तरह का प्रेम है उनके ऊपर, हम लोगों पर। और जब उनकी कार्रवाई हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में जब कार्रवाई देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि वो योगी है। और मैं आपसे कहता हूं अपनी किताबें पढ़ें हम और आप, कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने योगी किसको कहा, ये हमें आपको जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। तो अगर हम पढ़ेंगे, हम गुरु नानक जी को पढ़ें, उन्होंने योगी किसको कहा, अगर हम दोनों की पढ़ाई देख लें, जो उन्होंने लिखा कि योगी की परिभाषा क्या है, योगी कौन है, तो हमें तो इतना ही समझ में आता है कि जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो योगी होता है। तो बताओ, क्या आपके मुख्यमंत्री जी योगी हैं? क्या आपका, हमारा, किसानों का, नौजवानों का दुख और तकलीफ क्या समझ सकते हैं? तो योगी नहीं है ये। और ये कहते थे कि इटावा में सब चला गया, जाने क्या क्या, लेकिन याद रखिएगा अभी शेर पैदा हुए, सुनने में आया कि शेर ले जाने की तैयारी हो रही है। इटावा के शेर कहां जाएंगे? सुनने में आया लाइन सफारी में कुछ शेर हुए पैदा, उनको ले जाने की तैयारी है। इसलिए सोचिए, आपका काम है। इनके पास क्या काम किया इन्होंने? केवल नाम बदल दिया, रंग बदल दिया, और इटावा को उन्होंने कभी देखा ही नहीं। और देखा होता तो वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस आगे इटावा में कैसे जुड़ जाता, ये बताओ। उन्होंने तो कहा था कि हम झांसी से दिल्ली बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी को नक्शा ही नहीं पता था। अगर उन्हें नक्शा पता होता तो झांसी गए, आप याद करना, जब पहली बार झांसी गए तो कहा कि हम झांसी में मेट्रो बनाएंगे और गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे, और दूसरा कहा कि झांसी से हम सीधी सड़क दिल्ली को जोड़ देंगे।
उन्हें पता ही नहीं था झांसी के थोड़ी देर बाद पूरा मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है। तो जो समाजवादी लोग सड़क बना रहे थे, समाजवादी लोग एक्सप्रेसवे बना रहे थे झांसी से सिद्धार्थनगर, जो एक्सप्रेसवे हमारी घोषणा पत्र में था, उसी झांसी से सिद्धार्थनगर जाने वाले एक्सप्रेसवे को यूं था उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, लेकिन तब भी वो इटावा से और सैफई के आसपास से बाहर नहीं ले जा पाए। कुदरेल के पास जाकर के देखो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वहीं पर जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा। और ये एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने बनाने शुरू किए, और इसलिए बनाना शुरू किया क्योंकि ये इससे तरक्की जुड़ी है, इससे खुशहाली जुड़ी है। ये तरक्की और खुशहाली और काम रोजगार हमें और आपको जोड़ते हैं, इसलिए सड़क बनाई। और इस सड़क के किनारे बड़ी बड़ी मंडियां बन रही थी। अगर ये ईमानदार होते तो शायद मंडियों का काम पूरा हो जाता। यहीं मैनपुरी में मंडी बन रही थी, उसका काम पूरा नहीं होने दिया इन्होंने। जितनी समाजवादियों ने बाउंड्री बनाई वैसी की वैसी बाउंड्री बनी खड़ी है, आगे मंडी का काम नहीं हो पाया। इसे कन्नौज में बन रही थी बड़ी मंडी, उसका भी काम वैसा का वैसा छोड़ दिया, आगे नहीं बढ़ पाया। तो मंडियां नहीं बना रहे, सड़क जितनी बनी थी उतनी और पैसा वसूल रहे। हम तो कह रहे कि बीजेपी वालों अगर एक भी काम समाजवादियों के मुकाबले किया हो तो बता दो हमें। आलू तो अभी और परेशान हो गए, अभी रुक जाओ। अभी क्या है, भारतीय जनता पार्टी सरकार रहेगी तो और परेशान हो गए। इसलिए हमें और आपको मिलकर के संकल्प लेकर के जाना है, क्योंकि बहुत सारी और चीजें भी हैं। पढ़ाई नहीं, आज के समय के हिसाब से जो पढ़ाई होनी चाहिए वो नहीं है। और आज के समय को समझते हुए समाजवादियों ने बताओ लैपटॉप बांटे थे कि नहीं बांटे थे। और आप सब गांव वाले हो, ये जितने लोग हैं सब गांव में रहने वाले लोग हैं। और जिस समय समाजवादियों ने दिए थे लैपटॉप, बताओ लैपटॉप आज भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और किसी के घर परिवार में होगा, और हो सकता है कोई नौजवान ऐसा हो जिसको मिला हो। कोई है या नौजवान जिसको लैपटॉप मिला हो? और आज भी खोल के देख लो लैपटॉप में, आज भी खोल के देख लो तो उसमें नेताजी और हमारी ही तस्वीर आती, किसी दूसरे की तस्वीर नहीं आती। और लैपटॉप बांटने में भी बीजेपी ने कहा है कि ये जाति के आधार पर बांटते हैं। अरे रुक जा भाई, और तुम्हें ये नहीं लैपटॉप और बटेंगे, तुम ये पूछते लैपटॉप क्यों नहीं बट रहे? क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, इसलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे हैं। तो आज भी ऑन होता है लैपटॉप, तो बताओ नेताजी और हमारी तस्वीर आती है कि नहीं आती है समाजवादियों की? ये समाजवादियों के काम हैं। ये नाम 100 का 112 कर लें, ये 100 का 112 कर लें। आप जानते हो कि ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इनको केवल डंडा मिलता था, टोपी मिलती थी, ऐसी इनोवा और गाड़ी नहीं मिलती थी चलने के लिए। अगर किसी ने दी है तो समाजवादी लोगों ने इन्हें इनोवा और गाड़ी देकर के चलने को दिया है थाने में। नहीं, ये इन्हें पता ही नहीं है, हमारे पुलिस के लोगों को पता ही नहीं, इनका भी वेतन कट गया कोविड के चक्कर में। अभी जब हम चले जाएं तो इनसे अलग से पूछ लेना कि तुम्हारा वेतन कितना कटा, ये बता दो हमें। इसलिए ये मजबूरी में आपके खिलाफ खड़े हैं। और मैंने कई बार कहा कि धरती पे सबसे जल्दी बदलने वाली कोई चीज है तो पुलिस है। अभी आपको दौड़ा रहे हैं, आप सरकार बना लेना तो फिर क्या होगा बताओ? आपका सम्मान भी करेंगे। और पुलिस के लिए जितना काम समाजवादियों ने किया किसी ने नहीं किया। इनकी हर चीज के लिए काम किया, थाने के लिए और ट्रेनिंग के लिए। और जहां प्रमोशन, ये कभी प्रमोशन नहीं होते, इनसे परीक्षा दिला दी जाती तो आधे पुलिस वाले फेल हो गए होते। इनके बड़े बड़े अधिकारी प्रमोशन में चाहते थे परीक्षा हो। इनके बड़े बड़े अधिकारी, पूछ लेना आप उनसे, अरे जाओ पूछ लीजिए, वो चाहते थे परीक्षा हो तब प्रमोशन हो। हमने कहा कोई परीक्षा नहीं होगी, सीधा प्रमोशन होगा। और न जाने कितने लोगों को प्रमोशन देने का काम समाजवादी लोगों ने किया, सुविधाएं दी। इसे ये भी खेती वाले लोग हैं, इनके घर में भी खेती है, ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार के हिसाब से इधर उधर है ये।
ये नौकरी कर रहे हैं इसलिए इधर उधर हैं, लेकिन अगर अकेले में पूछोगे तो ये भी आपका समर्थन कर रहे हैं, याद रखना। क्योंकि तमाम समस्याओं का कोई समाधान कर सकता है तो समाजवादी लोग कर सकते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं आप लोगों से कि बहुत बड़ी लड़ाई है, जो हमारे देश की पहचान है उसको खत्म करना चाहती है बीजेपी। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान गंगा जमुनी संस्कृति है, हमारी मिली जुली संस्कृति है। हम एक दूसरे के साथ रह करके एक दूसरे का सम्मान करते हुए आए हैं, एक दूसरे का त्याग कर करके हम लोग एक साथ जुड़े रहे हैं। उस संस्कृति को, उस ताने बाने को, उस गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए जानबूझ करके हमारे काम पर हमारे आपके काम की बात नहीं करेगी, क्योंकि काम से हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, अर्थव्यवस्था से हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसीलिए वो नहीं बात करते हैं, इसीलिए वो धर्म का रास्ता अपनाते हैं, इसीलिए वो जातियों में नफरत फैलाते हैं। और अमेरिका जैसे देश में जहां सबसे ज्यादा नफरत फैलाई थी वहां के राष्ट्रपति ने, जो हट गए हैं, बताओ वहां पर भी नफरत फैलाई कि नहीं फैलाई? गोरा और काले को लेकर के नफरत फैला दी, गोरे और काले की नफरत फैलाई, जो कोई जगह नहीं रखती आज के समय में। लेकिन वो नफरत वहां पर भी हारी, और हमें भरोसा है कि अगर उस लोकतंत्र में वो नफरत हारी है तो भारत के भी लोकतंत्र में ही नफरत हारेगी। और जो खाई पैदा की है इन्होंने, जो डर से राजनीति पैदा की है, ये डराना चाहते हैं, डरा के राजनीति करना चाहते हैं। कभी कभी ये लोग डराते हैं और झूठ बोल के राजनीति करते हैं। वैसे तो हमने आपने सबने अपने जीवन में पूरी शुरुआत से ये पढ़ा है कि झूठ बोलना पाप है। आप जानते हैं, हमने आपने अपने बचपन से पढ़ा है, हम सब जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है। और सोचिए, जो झूठ बोल करके राजनीति कर रहे हो तो वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, नौकरी में झूठ बोलेंगे, कारोबार में झूठ बोलेंगे, हर चीज में झूठ बोलते हैं और नफरत फैलाने वाले लोग हैं। और इनको सहारा देता है कभी कभी हमारा मीडिया, प्रोपेगेंडा करने वाला लोग। हम लोग बड़े से बड़े कार्यक्रम कर लें, ऐतिहासिक कार्यक्रम कर लें, तो बड़े बड़े चैनलों पे आप और हम लोग नहीं दिखाई दोगे, आप और हम नहीं दिखाई देंगे। कभी आपने एक्सप्रेसवे की तारीफ सुनी है किसी टीवी पे? तो बताओ आप, अगर किसी चैनल ने तारीफ की हो तो बता दो। ये वही एक्सप्रेसवे है, 19 और 21 महीने में बना के तैयार किया था। और जब उद्घाटन जब किया था नेताजी के जन्मदिन पर, तो आपको याद होगा एयरफोर्स के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान हम लोगों ने उतार करके उस हाईवे पे दिखा दिया था कि ये हाईवे ऐसा है कि जरूरत पड़ने पर हाईवे पर हवाई जहाज उतर जाएंगे। सुकोई, मिराज और हरक्यूलिस जैसा बड़ा जो सबसे बड़ा हवाई जहाज है वो भी उतरा था। और हमने कहा कि ये सड़क केवल यहां तक नहीं रुकेगी। उस दिन जिस दिन उद्घाटन किया था नेताजी के जन्मदिन के दिन, तो हमने कहा कि ये सड़क यहां नहीं रुकेगी, ये सड़क हमारी गाजीपुर और बलिया तक जाएगी। और वही सड़क जिसमें जमीन दी किसानों ने, हमें जमीन दी, अलाइनमेंट कराया हमने, और अभी भी 4 साल पूरे हो गए, उस सड़क को नहीं बना पाए। हमने कह दिया कि समाजवादी सरकार बनेगी। जिस तरीके से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे हवाई जहाज उतरे थे, उद्घाटन हुआ था, आने वाले समय में उसका भी उद्घाटन उसी तरीके से होगा कि लड़ाकू विमान उतरेंगे उस पर। और योगी जी इसलिए नहीं बना पा रहे, योगी जी को किसी अधिकारी ने समझा दिया, नहीं, योगी जी को किसी अधिकारी ने समझा दिया कि ये सड़क महंगी है, ये सड़क महंगी है। ये सवाल नहीं था, सवाल ये था कि योगी जी जानते नहीं है सड़क बनाना। अगर वो सड़क बनाना जानते होते तो बताओ, दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की सरकार, उनकी दो सरकारें उनकी, हम लोगों ने 21 महीने बनाया, 21 महीने में बनाई सड़क हम लोगों ने।
21 महीने में सड़क बनाई हम लोगों ने, और इन्होंने कहा कि ये सबसे खराब सड़क है, भ्रष्टाचार हुआ है, बेईमानी हुई है। बताओ ये कहते थे कि नहीं कहते थे? कोई दिन बचा है जिस दिन ये अखबारों में न्यूज ना निकलवाते हों कि ये सड़क महंगी बनी है, ज्यादा पैसा लगा है। अगर ये ज्यादा पैसा लगा, ज्यादा लगी, तो बताओ 4 साल पूरे हो गए, अभी तक आप गाजीपुर और बलिया वाली सड़क नहीं बना पाए। और जब जांच हुई थी, सबसे बेहतरीन जो संस्था है, रुड़की से बड़ी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, जब यूनियन के इंजीनियर्स भी आए और भी संस्था के जब इंजीनियर्स आए, उन्होंने जांच की, तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतरीन सड़क कोई नहीं हो सकती। जिस क्वालिटी की ये सड़क बनी है, ये सबसे उच्चतम और बेहतरीन क्वालिटी की सड़क है। तो बताओ 21 महीने में बनाई, 21 महीने में ये बनी, और 4 साल हो गए अभी तक नहीं बना, क्योंकि मुख्यमंत्री जो ही हैं वो जानते ही नहीं कुछ है। और ये कह दो कि इसमें अंडरपास बनना है, रुक जाओ अगर उनसे रुक जाओ, नहीं भाई रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। ये भी वैसे ही बीजेपी वालों की तरह है। शांत रहो, हम लोग समाजवादी लोग हैं। तो सोचिए, अगर उनसे बोले कि इसमें अंडरपास बनना है, तो जाने कहां से ढूंढ के लाएंगे अंडरपास क्या होता है। उनसे बोलो कलवर्ट बननी है इसमें, तो वो बता कलवर्ट क्या होती है। तो सोचिए, इसी वजह से अभी भी नहीं सड़क बन पाई। और अगर सड़क समाजवादियों की होती तो पहले बन करके तैयार होती। आज गाजीपुर और बलिया के लोग भी इसमें सड़क पर चल गए होते और बलिया गाजीपुर तक पहुंच जाते। मंडियां नहीं बन पाई, आप लोग सड़क पर चले हो गए, जाने कितने लोग चले हो गए उस सड़क पर। आप में से कोई शायद ही बचा हो जो उस सड़क पर न चला हो। और बहुत सारे यहाँ हमारे नौजवान या उनके परिवार के सदस्य होंगे जिनकी जमीन गई होगी और उन्हें अच्छा मुआवजा समाजवादी सरकार में मिला है। 4 गुना मुआवजा मिला, 4 गुना मुआवजा मिला है उन्हें। इतना मुआवजा कभी किसान को नहीं दिया जाता था जितना समाजवादियों ने दिया। मुआवजा दे दिया, और किसी को भी जिसकी जमीन आई उसको मुआवजा मिला है, मुआवजा दिया, और आपकी सड़क बनकर के तैयार हो गई। पूरी सड़क पे बताओ कहीं हम लोगों का नाम लिखा हो तो बताओ नेताजी हमारा, या इतने लोग जितने खड़े हैं बताओ। पूरी सड़क दिखाइए, कहीं किसी नई पटिया नहीं लगाई, नहीं हम लोगों ने पटिया, क्योंकि हम लोगों ने दुनिया की सबसे बेहतरीन सड़क बनाई लेकिन अपना नाम नहीं लिखा। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो बताओ कहां पर उन्होंने अपना नाम लिखा है। जहां सूसू करने के लिए जाते हैं वहां पे नाम लिखा उन्होंने। जैसे ही आपको जाना पड़ेगा कहीं तो देखोगे आप उन्होंने अपना नाम लिख लिया। पूरी सड़क पर समाजवादियों का नाम नहीं है कहीं भी, ना नेताजी ना हमारा, किसी का नाम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप वहां जाओगे सुसु करने के लिए तो आपको बीजेपी के लोगों का नाम लिखा मिल जाएगा। ये सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाने का, बीजेपी का सबसे प्रिय काम है शौचालय बनाने का। और देखिए कैसा जाल फेंका उन्होंने कि शौचालय आप बनाओ और फिर जब जांच होगी तो प्रधान जी फंस जाएंगे उसमें। कोई प्रधान नहीं बचा होगा जो 200, 250, 300 नहीं बनाया हो शौचालय। है कोई ऐसा प्रधान? कोई है प्रधान? कितने शौचालय बनाए? 200 इन्होंने बनाए, और ये 200 के 200 बिना पानी वाले हैं। तो समाज है, हाँ वो तो शौचालय जानते हैं हम लोग गांव में। तो सबसे प्रिय काम है, और जांच होने जा रही है प्रधानों की। ये चाल है, तुम लोग याद रखना प्रधान भाइयों, गलती उनकी है, जांच आपकी कर रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना भाजपा के लोगों से। ये बहुत ही चमत्कारी और होशियार हैं, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं, किसी तरह का रास्ता अपना लेंगे। इसलिए जो जो फैसले अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने लिए सब गलत फैसले लिए। नोटबंदी से काला धन, भ्रष्टाचार कहां खत्म हो गया बताओ। ये 100 नंबर अच्छी खासी गाड़ी थी, व्यवस्था थी, 112 करके उनने भी अपना रेट बढ़ा लिया। रेट बढ़ा लिया, रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया?
और हमने ये इस व्यवस्था इसलिए दी थी कि गांव में गरीब के और खेत पे कोई झगड़ा हो जाए, तकलीफ में आ जाए, तो फोन करे तो पुलिस उसके पास पहुंचे। अब उल्टा आना पड़ेगा आपको थाने में। और इसी तरह एम्बुलेंस भी समाजवादियों ने चलाई, एम्बुलेंस चलाई समाजवादियों ने कि नहीं 108 102, तो इनका दिखाई देता है गांव में कुछ। गांव में फोन करो तो 112 भी पहुंचेगी जो 100 थी, 102 108 एम्बुलेंस भी पहुंचेगी। और इन्होंने बताओ क्या पहुंचा दिए, इनके भी तो कुछ दिखाई देता होगा गांव में। तो हम लोग 100 नंबर पुलिस की 102 108 एम्बुलेंस पहुंचा रहे और ये किन्हें पहुंचा रहे हैं सोचो। इसलिए बहुत सावधान रहिए इन लोगों से। और ये मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, नई चीजें हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। जब हम लोग आपकी उम्र के थे तो मोबाइल नहीं था। सोचो हम लोग इतने पिछड़े थे, हम लोग इतने पिछड़े थे कि जब आपकी उम्र के थे हम लोगों पे किसी पे मोबाइल नहीं था। जब हम लोग पढ़ाई करते होंगे तो कोई मोबाइल नहीं था हम लोगों के पास। लेकिन आज बिना मोबाइल के जीवन नहीं चल रहा है। और ये जो 4G चला रहे हो और जो जियो का मोबाइल लिए घूम रहे हो, ये भी अगर समाजवादी सरकार नहीं होती तो नहीं पहुंचता आप लोगों तक। ये भारतीय जनता पार्टी का देन नहीं है, ये समाजवादियों की व्यवस्था का देन है। और ये मोबाइल है, आज हर चीज ट्रांसपेरेंट है। हम जो बोल रहे हैं वो लाइव चला रहे हो, जो तुम कर रहे हो वो लाइव है। और कोई जानकारी छिप नहीं रही है, कोई जानकारी छिप नहीं रही है। हमारी समाजवादी पार्टी को 2017 का चुनाव झूठ फैला करके इसी मोबाइल से भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को हराया। उस समय हम और आप लोग इतने जागरूक नहीं थे। गांव के लोग, किसान, जो भी व्हाट्सएप पे आता था, जो भी मोबाइल पे आता था, उसको सच समझ लेते थे। लेकिन अब थोड़ी जागरूकता बढ़ी है। जो हर चीज मोबाइल पे आ रही है वो सच नहीं है। लेकिन आज गूगल भी है और भी तमाम प्लेटफॉर्म हैं जिनसे जानकारी हासिल की जा सकती है। हर जानकारी हासिल है आज। किसी तरह की जानकारी कोई लेना चाहेगा, सब हासिल है। तो ये नया जमाना है, नई चीजें आ रही हैं, इसलिए नई तरीके से हम लोगों को चीजें समेटनी पड़ेंगी, करने पड़ेंगी, तब जाकर के हम नौजवानों का भविष्य बेहतर कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को कुछ दे पाएंगे। क्योंकि नई तरीके से सोचना पड़ेगा। और अगर नई तरीके से नहीं सोचेंगे तो हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए हमने नारा भी दिया, आज के दिन जब लोकतंत्र में खतरा है, चीजों को बिगाड़ा जा रहा है, जो हमारी सबसे बड़ी पहचान है उस पहचान को खत्म किया जा रहा है। जिस वजह से हिंदुस्तान इतना मजबूत है, किसान की वजह से, किसान की वजह से ही मजबूत है। क्योंकि किसान खेती भी करता है और किसान के परिवार का ही बेटा, नौजवान जाकर के सीमा की हमारी रक्षा करता है। इसलिए किसान को बर्बाद कर रही हैं लोग, खेती को छीनना चाहते हैं। हमारे किसान तो मेड़ की लड़ाई में न जाने क्या क्या कर जाते हैं। मेड़ की लड़ाई को लेकर के न जाने कितनी दूरी तक चले जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून पास किए हैं, ये कानून ऐसे हैं कि आपके खेत की मेड़ तोड़ करके न जाने किसके हाथ में पूरे खेती दे देंगे। इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए इन कानूनों से। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारे मेंबर बनना है तो मिस्ड कॉल दे दो, तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को, हमारे नौजवानों को वो नंबर बताओ कि जिस पे फोन करें और उन्हें एमएसपी मिल जाए, उनकी पैदावार की सही कीमत मिल जाए। और अब जब एमएसपी की बात हो रही है तो एमएसपी वो वाली मिलनी चाहिए जिसमें आय दोगुनी हो। इसलिए हम किसानों को बधाई देते हैं, नौजवानों को बधाई देते हैं। समाज में अभी भी गरीबी है, कम नहीं हुई है। थोड़ी बहुत संपन्न हो गए हैं, थोड़ा बहुत कपड़े हो गए, थोड़ी बहुत घर बन गए, थोड़ा बहुत गाड़ी और इंतजाम हो गया, लेकिन अभी भी गरीबी है। बहुत परिवार आज भी गरीब है, ना पढ़ाई कर सकते हैं, ना तमाम चीजों का इंतजाम कर सकते हैं। हमारे समाज में ऐसे लोग भी रह रहे हैं जिनके पास सदियों से कुछ नहीं रहा। ये जो हमारे सपेरे हैं, जब मैं सपेरों को देखता हूं तो हमें अपने भारत याद आ जाता है। क्योंकि बहुत सारे पुराने जो राइटर्स थे, जो हमारे भारत की पहचान बताते थे,
वो यही कहते हैं कि भारत देश सपेरों का देश है, ये पहचान बताई जाती थी हमारी। सोने की चिड़िया तो कहा जाता था, लेकिन ये भी कहा जाता कि भारत देश वो है जो सपेरों का देश है। और सोचो, हजारों साल से ये सपेरे रह रहे हैं अपने देश में, अपने बीच में, लेकिन इनके पास खेत नहीं है, घर नहीं है, कोई इंतजाम नहीं कि बच्चे कहां पढ़ पाएंगे, इनका भविष्य क्या होगा। लेकिन हमें खुशी इस बात की कि इतने अभाव में भी रह करके, कुछ भी नहीं है इनके पास, उसके बावजूद भी अपनी संस्कृति को, अपनी वेशभूषा को, अपनी बीन को नहीं छोड़ पाए हैं। सरकार ने इनसे सांप छीन लिए, लेकिन उन्होंने बीन अपना नहीं छीनने दिया। हम इनको बधाई देते हैं। और मैं कहता हूं, जो सपेरे चाहे कितने भी गिनती के हों, हम इसी एक्सप्रेसवे के किनारे सपेरों का गांव बसाना चाहते थे। सरकार चली गई, नहीं बस पाया, लेकिन जैसे ही सरकार बनेगी, इस एक्सप्रेसवे के किनारे हमारे सपेरों का गांव बसेगा और लोहिया आवाज देंगे और पेंशन भी देंगे, जिससे ये बीन बजा करके अपना जीवन यापन कर सकें, क्योंकि खेती नहीं है। और इनके सांप तो जिसने छीने वो जानते हो आप, सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिए सांप, लेकिन कोई इंतजाम नहीं किया। इसे समाजवादी सरकार बनेगी तो आपके सब चीजों का इंतजाम करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, जिससे कि आपको और आगे बढ़ाया जा सके और आपके जीवन की तकलीफें कम हो जाएं। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि ये जो हमने नारा दिया था, हमारे साथियों ने अच्छा याद दिलाया मुझे, क्योंकि वो बात मैं कहते कहते सपेरों पर चला गया। और सपेरों पे चलने के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि ये नया नारा भी दिया, और इस नारे को हम लोग इसलिए देना चाहते हैं कि नई चीजें आई हैं। अगर नई तरीके से काम नहीं करेंगे तो हम लोग कामयाब नहीं होंगे। इसलिए आप सबको एकजुट होकर के, लड़ाई बड़ी है, लोग साजिश करेंगे, लोग तरह तरह की बात करेंगे, लेकिन आपको, जैसा कि अभी राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी ने कहा, मैं आपसे कहता हूं, ये लाल टोपी आपकी है, साइकिल आपकी है, झंडा आपका है, ये तीनों जिसके पास हो उसी की मदद करना, वरना किसी की मदद मत करना। इसलिए कहता हूं, समाजवादी पार्टी का मानना है कि नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ है, युवाओं का साथ है, क्योंकि हमें बड़ों का भी साथ चाहिए। बड़ों का हाथ और युवाओं का साथ लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी जिस तरह के फैसले लेकर के आगे बढ़ाना चाहती है, कोई देश में मुकाबला नहीं कर सकता। ये जो अस्पताल बने, जो नेताजी ने बनाना शुरू किया, उसको नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम समाजवादियों ने किया जब आपने सरकार बनाई। और आने वाले समय में अगर सरकार बनेगी तो इलाज का, दवाई का, पढ़ाई का इंतजाम और बेहतर कैसे कर सकें, दुनिया के बराबर कैसे हम लोग इनसे इंतजाम कर सकें, वो करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और काम, हमारे नौजवानों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी। याद रखना, ये जो चिलम वाले लोग हैं, ये नहीं दे सकते नई चीजें। ये जो लोग हैं जो कभी आपको उलझा के रखते हैं, जब ये सरकार फंसने लगती है, ये जब सरकार फंसने लगती है तो क्या करती है, सोचो आप। जैसे ही सरकार उलझती है अपनी चीजों में, वैसे ही घंटा बजाने लगते हैं। कभी घंटा बजाते हैं, कभी दिया जलाते हैं, और दिया जलाते हैं, कभी घंटा बजाते हैं। और फिर अब जब कभी इन्हें खतरा ज्यादा पैदा हो जाता है तो वो धर्म की नफरत फैलाने का काम शुरू करते हैं। कहते हैं ये हिंदू ही नहीं है, हम और आप हिंदू ही नहीं है। कहते हैं ये हिंदू ही नहीं, ये जातिवादी लोग हैं। ये बताओ, पूरे एक्सप्रेसवे पर कहीं यादव लेन हो तो बता दो एक हमें, और इस अस्पताल में बताओ कोई यादव वाला दरवाजा हो तो बता दो हमें। तो ये जानबूझ करके हमें और आपको बदनाम करने के लिए करते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर आप देश को मजबूत चाहते हैं और समाज को एक तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और अपने भारत के झंडे को और ऊंचा करना चाहते हैं, और हमारी जो पूर्वजों ने, जाने कितने लोगों ने संघर्ष और त्याग के बाद जो आजादी दी है, जो हमें संविधान मिला है, अगर उसके तहत आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी के आंदोलन को मजबूत कर देना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने बुजुर्गों का धन्यवाद देता हूं और अपने ट्रैक्टर लाने वाले
जितने नौजवान, जितने किसान भाई हैं, मैं उनका आभारी हूं। संगठन के संतोष साथी और विधानसभा अध्यक्ष विद्याराम, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इनके साथ और आसपास के जितने भी लोग आए, जिस भी विधानसभा के, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में सरकार बनाएंगे आप, और साथ ही साथ बहुत जल्दी, क्योंकि कई जिलों के शिविर हो चुके हैं, 2-2 दिन के, 3 दिन, अरे रुक जाओ भाई, 2-2, 3-3 दिन के शिविर हो चुके हैं, प्रशिक्षण शिविर हो चुके हैं, 6 हो चुके हैं, और बहुत जल्दी लगभग अभी आ जाएंगे। 100 चलाएंगे नहीं, लेकिन चलाएंगे नहीं, हम बैठ जाएंगे, अभी बैठ आए। शिविर कई जिलों के हो चुके हैं। तो इसलिए इटावा का भी नहीं, ये लड़का है, ये सपेरे हैं, सपेरे दिखाएंगे तो नहीं, रुक जाइए, टीवी वालों, देखिए ऐसा है, टीवी वाले दिखाएं, लेकिन ये सपेरे हैं। शिविर हुए कई जिलों में हो चुके हैं। बहुत जल्दी अपना शिविर भी होगा, 3 दिन का शिविर करेंगे, जिससे कि नौजवान जो हमारे हैं, ये हमारी पार्टी के कार्यक्रम को भी समझें, सिद्धांत को भी समझें, और जरूरत है कि समाजवादी जो विचार हैं वो भी आप तक पहुंचें, और साथ ही साथ में अनुशासन और कैसे हम अच्छा कर सके, क्योंकि अनुशासन नहीं करोगे तो कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। अगर कोई कहना नहीं मानेगा एक दूसरे का, तो कभी लड़ाई में कामयाब नहीं होंगे। इसलिए शिविर भी बहुत जल्दी होगा। आप सबका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस गणतंत्र दिवस की बधाई। देश हमारा मजबूत हो, देश ऊंचाइयों तक जाए।